नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में एडवांस मैथ में ज्योमेट्री में हम ट्रेंगल के कॉन्सेप्ट और थियरम पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट क्लास है जो एसएससी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पहली बार एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम एकदम बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लास महत्वपूर्ण होती जाएगी, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तीन रेखाखंडों के झुकाव से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ ए बी, बी सी और ए सी तीन रेखाखंड हैं। इनके झुकाव से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इन रेखाखंडों ए बी, बी सी और ए सी को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं और बिंदु ए, बी और सी को त्रिभुज के शीर्ष अर्थात वर्टिसेस कहते हैं। त्रिभुज में दो रेखाखंडों के झुकाव को कोण कहते हैं। ए बी और ए सी के झुकाव को कोण ए बी और बी सी के झुकाव को कोण बी सी और ए सी के झुकाव को कोण सी कहते हैं। त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं। आइए त्रिभुज की विशेषता पर चलते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ कोण ए, कोण बी और कोण सी अंतः कोण है। इनका योगफल 180 अंश होता है। तो ये पहली विशेषता है त्रिभुज की कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आइए दूसरी विशेषता पर चलते हैं। किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण बहिष कोण कहलाता है। यहाँ BC को हमने बिंदु E तक बढ़ा दिया तो ये बाहर बना कोण बहिष कोण होता है। त्रिभुज का बहिष कोण दूर स्थित अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण ACE का मान ये कोण A और प्लस कोण B के बराबर होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। नजदीक वाला कोण छोड़ के दूर वाले अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर ये बहिष कोण होता है। आइए तीसरी विशेषता पर चलते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आगे बढ़ाने पर तीन बहिष कोण बनते हैं। BC को हमने E तक बढ़ा दिया, इसी प्रकार AC को हमने F तक बढ़ा दिया और AB को हमने G तक बढ़ा दिया, तो तीन बहिष कोण बन गए। इन तीनों बहिष कोणों का योगफल 360 अंश होता है। इस कोण को अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा मान लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल 360 अंश होता है। ये त्रिभुज की तीसरी विशेषता हो गई। त्रिभुज में चौथी विशेषता पर चलते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं या कम से कम दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर CA होगा तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो AB के सामने का कोण C, BC के सामने का कोण A और CA के सामने का कोण भी बराबर होगा। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं अगर, तो AB बराबर AC, तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B बराबर होगा। ये त्रिभुज की चौथी विशेषता हो गई। त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको याद रखना है त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो सकते हैं या कम से कम दो कोण। तो अगर तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होगा। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो A के सामने की भुजा BC, B के सामने की भुजा AC और C के सामने की भुजा AB बराबर होगी। और यहाँ पर अगर दो कोण बराबर हैं, मान लीजिए B और C बराबर हैं, कोण B बराबर कोण C, तो B के सामने की भुजा AC और C के सामने की भुजा AB बराबर होगी। तीनों कोण बराबर हो सकते हैं या कम से कम दो कोण बराबर हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है।
तो मान लीजिए BC की लंबाई 15 सेमी है, AC की लंबाई 12 सेमी है, AB की लंबाई 10 सेमी है, सबसे बड़ी भुजा BC है तो सबसे बड़ा कोण A होगा, सबसे छोटी भुजा AB है तो सबसे छोटा कोण C होगा। अब आइए भुजाओं का क्रम लगा लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा BC, उससे छोटी भुजा AC, उससे छोटी भुजा AB, तो BC के सामने का कोण सबसे बड़ा, उससे छोटा कोण AC के सामने का कोण B और उससे छोटा कोण AB के सामने का कोण C। तो इस प्रकार सबसे बड़ा कोण A हुआ, सबसे छोटा कोण C हुआ, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। आइए अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। मान लीजिए कोण A का मान 60 डिग्री है, कोण B का मान 70 डिग्री है और कोण C का मान 50 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण B है, उससे छोटा कोण A है और सबसे छोटा कोण C है। तो जो सबसे बड़ा कोण है इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी और जो सबसे छोटा कोण है इसके सामने की भुजा सबसे छोटी। सबसे बड़ा कोण B है, इसके सामने की भुजा AC सबसे बड़ी, सबसे छोटा कोण C है, इसके सामने भुजा AB सबसे छोटी हो गई। और इसके बाद कोण A के सामने की भुजा BC हो गई। तो इस प्रकार से सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, अर्थात AB प्लस BC का योग AC से ज्यादा होगा, BC प्लस CA का योग AB से ज्यादा होगा और CA प्लस AB का योग यह BC से ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में ऊंचाइयों का योग भुजाओं के योग से कम होता है। अगर यहां हमने लंब डाल दिया तो त्रिभुज की ऊंचाई हो गई AD, यहाँ B से हमने सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया B, ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। यहाँ C से सामने की भुजा पे हमने लंब डाल दिया CF, तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। तो इस प्रकार से AD, B और CF त्रिभुज की ऊंचाइयां हो गई। इन तीनों का योग AD, B और CF का योग कम होगा भुजाओं के योग से AB प्लस BC प्लस CA से। तो इस प्रकार से त्रिभुज की ऊंचाइयों का योग भुजाओं के योग से सदैव कम होता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में माध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से कम होता है। माध्यिका भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो मान लीजिए पहली माध्यिका AD है, इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु हमने E ले लिया, सामने से शीर्ष से मिला दिया, दूसरी माध्यिका हो गई। AB का मध्य बिंदु हमने F ले लिया, सामने के शीर्ष से मिला दिया, तीसरी माध्यिका हो गई। तो अगर AD, B और CF त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं तो इनका योग AD, B और CF का योग ये कम होता है भुजाओं के योग से AB प्लस BC प्लस CA से। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज की विशेषता के विषय में अभी डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में साइन रूल और कोसाइन रूल ऑपरेट होता है। अगर कोण A के सामने की भुजा को स्मॉल a से, कोण B के सामने की भुजा को स्मॉल b से, कोण C के सामने की भुजा को स्मॉल c से हम लिखते हैं तो भुजा और सामने के कोण की साइन का अनुपात बराबर होता है, इसे हम साइन रूल कहते हैं। तो बाई साइन रूल आपको याद रखना है भुजा और सामने के कोण की साइन का अनुपात साइन A, इसी प्रकार भुजा B और सामने के कोण की साइन का अनुपात साइन B, भुजा C और सामने के कोण की साइन का अनुपात साइन C बराबर होता है, इसे साइन रूल कहते हैं। और त्रिभुज में कोसाइन रूल भी ऑपरेट होता है।
आपको याद रखना है कि कोसाइन रूल में जैसे हमें कोण ए का कोसाइन लेना है कॉस ए, तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग लिखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर इस कोण के सामने की भुजा के वर्ग का अंतर करेंगे माइनस ए वर्ग, और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल के 2 गुणे का अनुपात लिखेंगे 2bc। ये कॉस ए की वैल्यू होगी। इसी प्रकार कॉस बी की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो सेम टाइप से लिख सकते हैं, कॉस बी बराबर इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तो सी वर्ग प्लस ए वर्ग, और इस कोण के सामने की भुजा के वर्ग का अंतर करेंगे माइनस बी वर्ग। अब इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल के 2 गुना का अनुपात लिखेंगे 2ca। तो इस प्रकार से हम कॉस बी का मान लिखते हैं। इसी प्रकार कॉस सी का मान अगर हमें लिखना है तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग ए वर्ग प्लस बी वर्ग, और इस कोण के सामने के भुजा के वर्ग का अंतर माइनस सी वर्ग बटे इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना 2bc। ये कॉस सी का मान होता है। तो ये साइन रूल है और इसको कोसाइन रूल कहते हैं। जब भी कोसाइन रूल ऑपरेट करेंगे तो आपको याद रखना है कि जैसे हमने कॉस ए लिया तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, सामने की भुजा के वर्ग का अंतर, और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना का अनुपात हम बना के लिखते हैं। इसी प्रकार कॉस बी को अगर हमको लिखना है तो इस कोण को बनाने वाले भुजाओं के वर्गों का योग और इस कोण के सामने की भुजा का वर्ग और इस कोण के को बनाने वाले भुजाओं के गुणनफल के 2 गुने का अनुपात बनाएंगे। कॉस सी का मान लिखना है कि इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग और इस कोण के सामने की भुजा का वर्ग और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल के 2 गुने का अनुपात लिखेंगे। तो ये साइन रूल और कोसाइन रूल त्रिभुज पर ऑपरेट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के प्रकार पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर। तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज में पहला प्रकार हम भुजा के आधार पर लिखते हैं, भुजा के आधार पर, और दूसरा प्रकार हम कोण के आधार पर लिखते हैं। तो त्रिभुज भुजा और कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषम बाहु त्रिभुज एस्केलीन। ये भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से भुजा के आधार पर 3 प्रकार हुए, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार हुए, न्यून कोण एक्यूट एंगल, समकोण राइट एंगल और अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस प्रकार से भुजा और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इन पर हम परिचर्चा करते हैं, त्रिभुज के प्रकार पर परिचर्चा करते हैं। आइए भुजा के आधार पर पहले प्रकार के त्रिभुज को उठाते हैं। तो भुजा के आधार पर पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। अब हम समबाहु त्रिभुज पर परिचर्चा करेंगे। आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB, BC और AC अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज की विशेषता में हमने बताया है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होने पर उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो अगर तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होगा। तो इस प्रकार से AB के सामने का कोण C, BC के सामने का कोण A और CA के सामने का कोण B बराबर होगा, प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। तो समबाहु त्रिभुज में आपको याद रखना है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अगर शीर्ष A से हमने BC पर लंब AD डाल दिया, AD लंब BC, तो आपको याद रखना है कि भुजा BC 2 भागों में बंट जाएगी, BD बराबर CD होगा
अगर BD और CD बराबर हुए तो प्रत्येक भाग BC का आधा होगा। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यह समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है, प्रमेय है, जिसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने AB को A मान लिया, BC को भी A मान लिया, AC को भी A मान लिया। अगर A से BC पर लंब हम AD डाल देंगे तो BD और CD का मान बराबर होगा, A/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा BC का मान A है तो BD और CD आधे आधे हो जाएंगे। यहां से हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की गणना कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, A वर्ग बराबर H वर्ग प्लस A वर्ग बटा 2 का वर्ग 4। इसको हम बाएं ट्रांसफर करके अंतर कर लेंगे। A वर्ग माइनस A वर्ग बटा 4 बराबर H वर्ग। यहां पर 4A वर्ग में से A वर्ग घटाएंगे, 3A वर्ग बटा 4 बराबर H वर्ग। तो वर्गमूल लेने पर H का मान हो जाएगा 3 का वर्गमूल √3, 4 का 2 और A स्क्वायर का A। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2A होती है। हमने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की गणना किया। आइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहां पर 1/2 त्रिभुज का आधार BC है, इसकी माप A है, A लिख लेंगे। ऊंचाई की गणना हमने किया है √3/2A। तो यहां पर A का मान हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और √3/4 हुआ, A में A का गुणा करेंगे A स्क्वायर। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A स्क्वायर होता है। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2A होती है और उसका क्षेत्रफल √3/4A स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का अगर हमें परिमाप लिखना है, समबाहु त्रिभुज का अगर हमें परिमाप लिखना है तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ A प्लस A प्लस A जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे तो ये 3A हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2A होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3A होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु O हो और इससे सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः P1, P2 और P3 हो, तो आपको याद रखना है इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान इन लंबों के योगफल के बराबर होता है। ये पहला फार्मूला आपको याद रखना है। और समबाहु त्रिभुज के भुजा की माप लंबों के योगफल का 2/√3 गुना होता है। ये दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लंबों के योग के वर्ग अपान √3 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु हो, इससे सम्मुख भुजाओं पर हम लंब P1, P2 और P3 डालते हैं तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई P1 प्लस P2 प्लस P3 होती है। समबाहु त्रिभुज के भुजा की माप P1 प्लस P2 प्लस P3 का 2/√3 गुना होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बटा √3। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले 2 फार्मूले हमने आपको और बताए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा वर्ग होता है। यह अगर भुजाएं दी हैं तो हम ऑपरेट करेंगे। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2A, यह भी हम ऑपरेट करेंगे। परिमाप तो हमें मालूम ही है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है 3A। तो ये समबाहु त्रिभुज पर हमने प्रॉपर्टी आपको बताई। आगे बढ़ते हैं।